भाई में जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को पूरा समय देते हुए, तैयारी के लिए आवश्यक हर एक स्टेप को पूरा करते हुए आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। और वाकई जो सच में सिलेक्शन के लिए तैयारी होती है, निश्चित तौर पर आप उसे कर रहे होंगे। क्योंकि एक ऐसा बच्चा भी जो शायद लाइब्रेरी के नाम पे घर से बस बहाने बना के जाता हो, घर से काम से बचने के लिए जाता हो, कहकर तो वो भी तैयारी के लिए जाता है। आशा करता हूँ आप ऐसे रास्ते पे नहीं होंगे और जिसे सच में तैयारी कहते हैं, आप उस तैयारी को कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया। मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ। आप सभी कैसे हैं, एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सबके हालचाल। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कल के क्वेश्चन से। तो ये रहा आप सभी के सामने एक क्वेश्चन कल की क्लास से, और क्वेश्चन है गति के नियमों से। मैं पूछता हूँ कि बताइए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति के किस नियम को कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, गति के किस नियम को कहा जाता है? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, बताइए। सभी को हर हर महादेव, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग, सॉरी। मेल, विजय, निशा, बहुत बढ़िया, प्रशांत, सलोनी, राशु, खुशी। देखो, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि हमारी क्लास बिल्कुल 8 बजे शुरू हो जाए, लेकिन कभी अगर ये क्लास 2-4 मिनट लेट हो तो प्लीज़ इंतज़ार कर लेना। क्योंकि ना इस समय पे मैं अपने ऑफिस से आ रहा होता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, दिल्ली ऑफिस है। और दिल्ली से जहाँ हमारा स्टूडियो है ग्रेटर नोएडा में, तकरीबन यहाँ के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। वैसे तो कम ही है, लेकिन इस टाइम जाम बहुत सारा होता है, किस किस दिन जाम लग जाता है, बारिश हो गई है, तो इस वजह से कभी क्लास 5-10 मिनट बस उस जाम वगैरह की वजह से ही लेट होगी। तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। अगर क्लास 8 बजे ही शेड्यूल है तो 8:05 तक हर हालत में शुरू हो जाएगी। अगर 8:05 के बाद होनी है तो उसका टाइम आपको 8:10 तक दिख जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कभी किसी सिचुएशन में कि क्लास नहीं हुई तो उसकी भी सूचना मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, रिक्वेस्ट है कि बस थोड़ा सा इंतजार आप सभी कर लिया करें। तो बहुत बढ़िया, बेहतर, एकदम शानदार आप सभी का आंसर है, और ये है आपका गति का तीसरा नियम। तो आप सभी ने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का थर्ड लॉ है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर पा रहे हैं। सभी सभी भाई बहनों का एकदम करेक्ट आंसर है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि फर्स्ट या सेकंड होता है, सभी का थर्ड लॉ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आज के चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और इसमें हम सिर्फ 3 ही बातों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज है कार्य, फिर है ऊर्जा, और उसके बाद है शक्ति। और उसके बाद देखेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। चलो जी, तो हेडिंग डालेंगे आप सभी भाई बहन कार्य, यानी कि वर्क, और समझेंगे कि क्या होता है कार्य। इसको दिखाते हैं हम डब्ल्यू से। देखिए, कार्य का मतलब होता है कि आपने किसी भी वस्तु पर बल लगाया। डेफिनेटली आप बल लगाओगे तो वो वस्तु अपनी जगह से हटेगी, या हो सकता है ना भी हटे। तो हम कहेंगे कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं और बल की वजह से वो वस्तु अपनी जगह से हट गई है, तो ही मैं कहूंगा कि कार्य हुआ है। अगर मैं किसी चीज पे बल लगा रहा हूं, सुबह से शाम हो गई, जैसे दीवार है, दीवार पे बल लगा रहा हूं कमरे की, सुबह से शाम हो गई, पसीने आ गए, पूरा थक गया, वो अपनी जगह से नहीं हिली, तो भाई साहब मैं विज्ञान की भाषा में कहूंगा मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैंने कोई भी वर्क नहीं किया। तो कार्य की बेसिक सी परिभाषा क्या है कि आपने मान लो इस वस्तु पर, इस बॉक्स पर, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको मैंने धक्का दिया, ऐसे करके धक्का दिया, और धक्का देने की वजह से ये बॉक्स यहां से लेके यहां तक आ गया। यानी कि इसमें कुछ विस्थापन हुआ। विस्थापन कहां से कहां तक का हुआ? यहां से यहां तक का। देखो, पहले सिरे से पहले सिरे तक की दूरी ले लो, या इस सिरे से इस सिरे तक की बराबर रहेगी। ये लगाया हमने बल, ये लगाया हमने फोर्स, यानी कि बल, जिसको हम एफ से दिखाएंगे। और उसके प्रभाव से इस वस्तु में आया एक विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे हम एस से। इन दोनों के गुणनफल को ही मैं कार्य कहूंगा। पहली बात तो मैं कहूंगा कि हाँ, यहां कार्य हुआ। अब अगर कोई भाई बहन मुझसे पूछे जी कितना हुआ, तो मैं कहूंगा तुमने जितना बल लगाया और जितना वस्तु विस्थापित हुई, जितना अपनी जगह से हटी, इन दोनों की गुणा कर दो। तो आपका क्या कहेंगे?
कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बड़ी आसान सी परिभाषा है। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो देखो, कार्य को किससे दिखाएंगे आप? W से, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो ये आपका एक सूत्र बन गया। अब एक डेफिनेशन का दीवाना भैया बहन कहते हैं कि भैया जी डेफिनेशन बताओ। देखो डेफिनेशन, जो डेफिनेशन फॉर्मूले से बन सकती है वो मैं हमेशा फॉर्मूले से बनवाता हूं। आप डेफिनेशन मत रटना इसकी, आप सिर्फ इतना याद रखना। भाई डेफिनेशन क्या है? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कहानी खत्म। एक सेकंड का समय दो, मैं जगह बना देता हूं थोड़ी सी, ताकि हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा जगह बन जाए। तो आप कहेंगे कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो शायद डेफिनेशन रटने की कोई आवश्यकता हमें है ही नहीं, आराम से कर लेंगे। बहुत बढ़िया शशि, आई लव यू टू भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत ही सारा प्यार। अब एक भाई ने मुझसे कहा जी इसका मात्रक बताओ। मैंने कहा लिखो मात्रक। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो हमने वादा किया था हम सभी मात्रकों को उसके फॉर्मूले से बनाएंगे। तो एक मात्रक तो बनेगा इस फॉर्मूले से, भाई बल का मात्रक गुणा विस्थापन का मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा। समझो फॉर्मूले से कैसे बनता है। बल का मात्रक गुणा विस्थापन का मात्रक ही कार्य का मात्रक हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? भाई बल का मात्रक क्या है? पीछे ही हमने पढ़ा था न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या है जी? मीटर। तो इसको बोला जाएगा न्यूटन मीटर। इंग्लिश वाले मेरे भाई बहन लिखेंगे न्यूटन मीटर। अब हो सकता है बड़ा गहरा दर्द पहुंचा हो, किस बात का? भैया हमने तो जूल पढ़ा था, हमने तो कार्य का मात्रक जूल पढ़ा था। देखिए जूल है एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक जूल है। एसआई सिर्फ एक मात्रक होता है, बाकी किसी भी राशि के एक से ज्यादा मात्रक हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो याद रखने हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, उससे बाहर पेपर में नहीं पूछेगा। जैसे मैंने बताया आपको एसआई मात्रक हो गया जूल, लेकिन सूत्र से भी एक मात्रक होता है। क्या ये सीजीएस मात्रक है? क्या ये एफपीएस मात्रक है? नहीं। क्या ये एमकेएस मात्रक है? नहीं। ये एक सिंपल मात्रक है न्यूटन मीटर। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है। तो आप कहोगे भैया न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। ऑप्शन में होंगे जूल, वॉट, और आपके ऑप्शन में होंगे मीटर पर सेकंड या मीटर। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी। ठीक है भैया जी। अब एक भाई कहते हैं फॉर्मूला हिंदी में पूछेगा या इंग्लिश में पूछेगा। भाई फॉर्मूला देखो, अगर ऐसे पूछेगा तो ये भी चीज देगा, ये भी चीज देगा। अगर ऐसे पूछेगा तब तो फिर इंग्लिश में ही पूछेगा। भाई एफ को हिंदी में कैसे लिखेगा बताइए? एफ को हिंदी में कैसे लिखेगा? अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको वो ऐसे पूछे, जैसे हिंदी में ऐसे पूछे कि W बराबर F इंटू एस, तो भाई ऐसे तो शायद आप गलत उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे नहीं पूछेगा वो, या तो इस तरीके से पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा तो दोनों चीजें देगा, इस तरीके से पूछेगा तो एक ही चीज देगा, W बराबर F डॉट एस। बाकी ऐसे तो कभी भी नहीं पूछ सकता। हिंदी इसकी कैसे बनाओगे? ABCD तो ऐसे ही लिखी जाएंगे ना। चलो, पढ़ने में मज़ा आ रहा है रोशन, बहुत बढ़िया। और देखो कुशनंदन कुमार, उन्होंने तो सारे ही मात्रक लिख दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको सारे मात्रक याद हैं, वेरी गुड। MKS मात्रक क्या होता है गुड़िया? शायद आपने बीच में से क्लास ली है, शुरू की क्लास आप देखो, तब आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ मैंने पूरे 1 घंटे में समझाई है। यहाँ 1 या 2 मिनट में समझा पाना बिल्कुल भी संभव है नहीं। विस्थापन की जगह पर चाल भी हो सकता है क्या सर? देखो भाई प्रवीर, मैं आपसे एक बात कहता हूँ हमेशा कि आपको जब चीज समझ में आ जाए, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ गया,
आपका कोई डाउट नहीं है तो कृपया करके फिर जबरदस्ती डाउट मत बनाओ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और फिर भी मुझे डाउट नहीं आ रहा। चलो एक डाउट बना लेता हूँ, मास्टर जी से यूं ही पूछ लूँ कि यहाँ विस्थापन की जगह चाल नहीं आ सकती है क्या। देखो मैं तो पूछता हूँ कि ये डाउट है ही नहीं। दरअसल दरअसल अगर मान लो आपको समझ में ना आता तो आपका ध्यान होता पूछने पे। ऐसा जब करते हैं हम, जब हमें सब समझ में आ गया, सब अच्छे से समझ में आ गया, तो हमें ऐसा लगने लगता ऐसे कैसे हो गया यार, ये तो मैंने समझने के संरक्षण के नियम का उल्लंघन कर दिया। जैसे ऊर्जा संरक्षण है वैसे ही समझने के संरक्षण है। अब भाई अगर मुझे सब समझ में आ गया तो फिर मैं डाउट जबरदस्ती बनाऊं? भैया ऐसे मत करो, देखो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि ना आप ऐसे पूछोगे कि इसकी जगह वेग भी आ सकता है, तो फिर सोचो ये कार्य किस बात का है। अगर मान लो मैथ के अध्यापक आपको ये पढ़ा रहे हैं कि भैया जी 2 और 2 4 होते हैं, आप उनसे पूछो जी 2 और 2 5 भी तो हो सके। आप ये नहीं पूछ रहे कि हो नहीं सकते, आप सीधा सीधा पूछ रहे हो जी 2 और 2 5 भी तो हो सके। तो फिर ये कोई डाउट थोड़ी हुआ, ये तो फिर एक ऐसा जबरदस्ती बनाने वाला डाउट हुआ। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जितना इस स्लाइड पे लिखा है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, कई बार कहा है, जितना इस स्लाइड पे लिखा है उससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं जाएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो खुश हो जाइए, डाउट मत बनाइए। ठीक है, चलो हालांकि थोड़ा सा मजाक किया मैंने, माफी चाहूंगा, मेरी बातों को कभी गलत मत लिया करो। तो मेरा अंदाज है कि क्लास में कभी कोई बोर ना हो, इस वजह से ऐसी बातें कर लेता हूँ। बाकी मैं किसी को बाई हार्ट नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा जी, एक भैया ने कहा कि जी मात्रक बताओ, मुझे बताओ सीजीएस मात्रक। अब देखिए सीजीएस मात्रक हम हर राशि का नहीं पढ़ते हैं, कुछ कुछ राशियों का पढ़ते हैं, कुछ कुछ का, और जिनका केवल पूछा जाएगा, मेरा वादा है उन्हीं का पूछा जाएगा। तो सीजीएस मात्रक जो होता है इसका, वो होता है अर्ग। और याद रखना कि हमेशा एसआई मात्रक में और सीजीएस मात्रक में एक संबंध होता है। आपसे पूछेगा 1 न्यूटन में कितने, 1 जूल में कितने अर्ग, तो आप कहोगे जी 1 जूल में, भैया जी 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ठीक है महेंद्र, बिल्कुल है, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अब देखो आपके स्तर पे विज्ञान समझने वाली है ही नहीं। आप मुझसे ये कहते हो, कभी कभी कोई 1-आधा% बच्चा कहता है, जैसे पता है मेरी कोशिश ये होती है कि 95% बच्चे संतुष्ट है ना, तो भी मैं संतुष्ट नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि जो 1-आधा बच्चा बचा हुआ है, कोशिश करता हूँ वो संतुष्ट हो जाए। तो मैं बताता हूँ आपके स्तर पे ना, आप कहते हो जी समझ नहीं आया, सच में समझने को कुछ है ही नहीं। देखो आपको याद करना है कि कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, इसमें कुछ नहीं समझना, याद करना है W बराबर F डॉट S। अब इसी बात को ऐसे हम आराम से लिख सकते हैं, ये मात्रक है, मात्रक यहाँ से आ जाएगा, भैया कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसको हम जूल कहते हैं, जूल SI मात्रक है, सीजीएस मात्रक अर्ग है, और 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। बस इतनी सी बातें आपको इससे याद रखनी है। आपका 1 क्वेश्चन तैयार, 2 क्वेश्चन तैयार, 3 क्वेश्चन तैयार, 4 क्वेश्चन तैयार, 5वां तैयार, 6ठा तैयार, 7वां तैयार। अगर इन 7 क्वेश्चनों को आप कर दें तो आपका काम इस स्लाइड का फिनिश हो जाता है, कार्य का काम खत्म हो जाता है। बताएंगे एक बार जी, हमें समझ में आ गया। देखो एक भाई कह रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट का तो डी होगा, एस क्यों होता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है बताओ, क्या मैंने कहीं कहा था। आप ये पूछो कि जी डिस्प्लेसमेंट का डी से शुरू होना चाहिए था, बट वो एस से क्यों होता है। आप कह रहे हो जी डी होना होता है, होता नहीं है, होता एस ही है। आप ये डाउट पूछ सकते हो जी डी क्यों नहीं होता। दरअसल डी हम डिस्टेंस को दे चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हमें कुछ और देना होता है, एस दे दिया, वो छोड़ो। ठीक है, बस आप सीधा याद कर लेंगे। चलो भैया मुझे समझ में आ गया, यहां तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा कार्य एक कैसी राशि है, इसको थोड़ा सा आगे मैं लिख देता हूं, तो आप इसी में आगे नोट कर लो कि कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है, यानी कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इससे सवाल कैसे बनेंगे, तो वो सवाल, तो देखो सवाल मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप इसको नोट करो, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। चलिए देविंदर बहुत सारा आभार भाई, शिवम को बढ़िया समझ में आ गया। देखो सवाल कैसे बनेंगे, मतलब वही बात है ना, बिल्कुल एज इट इज सवाल बनते हैं। लो पहला सवाल, बताओ निम्न में से, मैं कोई 2-3 सवाल बना देता हूं 7 में से, निम्न में से कौन सही है, इस प्रकार का सवाल आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, W बराबर F डॉट एस, बी ऑप्शन होगा W बराबर F बटे एस, सी ऑप्शन होगा W बराबर एफ एस गुणा टी, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, कलर दूसरा ले लेते हैं, W बराबर होगा डी ऑप्शन होगा W बराबर एफ एस गुणा ए। बताओ भाई, ऐसे सवाल आएंगे, आप में से बताएंगे कौन नहीं कर पाएंगे। आपके स्तर पे समझना कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि समझना कुछ बहुत है ही नहीं। आपके स्तर पे सिर्फ याद रखना चैलेंज है। मैं इतना मान सकता हूं कि हो सकता है अभी आपको ये बात याद हो, लेकिन एग्जाम तक जाते जाते शायद आप इसको भूल जाएं। आपके स्तर पे याद रखना मेन चैलेंज होता है कि आप इस बात को याद कितने दिनों तक रख पाते हैं। मुझे 100% पता है, कोई एक सिंगल भाई मेरा ऐसा नहीं होगा या मेरी बहन नहीं ऐसी होगी जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर दे अभी। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं 10 दिन बाद पूछूंगा ना, तो जितने सही कर रहे हैं उसमें से कम 40% गलत कर देंगे। अब जरा सोचो, क्या इसका कारण समझ में ना आना है? नहीं, इसका कारण है याद ना रहना। आपके स्तर पे सिर्फ स्ट्रगल याद करने का है। और भैया, आप अपनी दिन की एक्टिविटीज को देखो कि किस एक्टिविटी से आप याद कर रहे हो। क्या सिर्फ सामने फोन रख के क्लास ले लिया 8 घंटे, क्या उससे याद होगा? कभी भी नहीं। हमने सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लिए, जिनके आंसर आते थे दे दिए, जिनके नहीं आए टीचर ने एक्सप्लेन किया सुन लिया, क्या उससे याद होगा? कभी नहीं। सिर्फ हमने मॉक टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन आए कर लिया, जो क्वेश्चन नहीं आए उनका सॉल्यूशन देखा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में नोट कर लिया, क्या याद होगा? नहीं। याद करने के लिए आवश्यक है रिवीजन। आप देखोगे मैं अपनी हर क्लास में रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा। क्यों? क्या मैंने कहीं से पढ़ा है सुना है? नहीं, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को। जब मैं रिवीजन नहीं करता था, बहुत मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अगर आप किसी एग्जाम में 2-4 नंबरों से रहो तो समझ लेना कि सिर्फ कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रिवीजन की कमी है। तो रिवीजन सब क्या करो, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो। ठीक है भैया जी, चलिए, उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। कार्य से संबंधित सभी बिंदु आपको समझ में आ गए हैं। अगर हाँ, तो अब हम इस चैप्टर की दूसरी राशि पर चलते हैं, जिसका नाम है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अब कार्य के बारे में देखो, क्या कार्य टॉपिक इतना ही है? नहीं, कार्य टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपके स्तर पे सिर्फ इतना ही है। भाई फिजिक्स केवल 10वीं 12वीं के स्तर पे थोड़ी है, बीएससी में भी है, पीएचडी में भी है, तो बहुत है फिजिक्स। तो कार्य बहुत सारा है, लेकिन आपके स्तर पे इतना ही है। उस चीज की चिंता कभी मत करना कि मैंने उस बुक को पढ़ा, उसमें ऐसा लिख रहा था, उसमें तो ये लिख रहा था, आपने नहीं पढ़ाया। इसके लिए तो निश्चिंत ही रहना कि जितना करवाया जा रहा है वो बिल्कुल काफी है। ठीक है भैया, चलिए जी। तो ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा क्या होती है पहले समझो। देखिए, मान लो मैं काम कर रहा हूं, काम करते करते एक समय के बाद मैं थक जाऊंगा। थकने के बाद मैं क्या खाऊंगा? खाना। वो खाना मेरे अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा और फिर मैं काम कर सकता हूं। आपको बाइक चलानी है, बाइक कैसे चलेगी? बाइक चलेगी, उसमें आप पेट्रोल डालोगे, आग लगेगी, नीचे इंजन में आग लगती है और इंजन बाइक को धक्का देगा। इंजन एक बल लगाता है जिसके कारण बाइक विस्थापित होती है। तो हम कहते हैं कि पेट्रोल की ऊर्जा से बाइक चल गई। अब देखो, हम ये देख रहे हैं यहां पे कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले इस बात को समझो। क्या इस बात से सब एग्री हैं कि अगर आप काम करना चाहो, किसी मशीन से काम कराना चाहो, तो भैया ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप एक मोटर चलाना चाहते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। आप इस माइक को चलाना चाहते हैं, मैंने इसको शेल की एनर्जी दी हुई है। देखो मैंने यहाँ पे 2 शेल लगाए हुए हैं। तो किसी भी तरह का आप कार्य कर लो, आपको भैया ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और कार्य की परिभाषा क्या है? कार्य की परिभाषा क्या है कि बल लगाने से वो वस्तु विस्थापित हो जानी चाहिए। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और वो विस्थापित हो रही है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि वहां कार्य हो रहा है। और कार्य क्यों हो पा रहा है? ऊर्जा के कारण। अब एक भैया मुझसे ये कह सकता है कि भैया अब आप बल लगाकर विस्थापन होने पर कार्य भी कह रहे हो, ऊर्जा भी कह रहे हो। तो मैं कहूंगा हाँ, दोनों बात ही एक है। दरअसल दोनों कुछ अलग है नहीं। मैंने खाना खाया, ऊर्जा मिल गई मुझे, यही ऊर्जा किस में बदल गई? कार्य में बदल गई। मैंने पेट्रोल डाला, पेट्रोल
ने क्या बनाई, ऊर्जा बनाई, एनर्जी बनाई, और यही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई। दरअसल कार्य और ऊर्जा कुछ है ही नहीं। अगर वो स्टोर है तो एनर्जी है, चल रहा है तो कार्य है, कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप। तो कुछ भी दोनों अलग हैं ही नहीं। तो हम कहते हैं पहले ऊर्जा की मुख्य परिभाषा समझो। ऊर्जा की मुख्य परिभाषा क्या होती है कि अगर कोई वस्तु कार्य कर सकती है, भाई कार्य करने की क्षमता, इस शब्द पे बड़ा ध्यान देना, कार्य करने की क्षमता यानी कि एबिलिटी, सिर्फ शब्दों का खेल है। एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। आप कार्य कर पा रहे हैं, हाँ आपके अंदर ऊर्जा है। आप कार्य कर पा रहे हैं, नहीं आपके अंदर ऊर्जा नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है। कौन सी ऊर्जा? गतिज, स्थितिज। पहले ऊर्जा को समझो, गतिज स्थितिज बाज की बात है। सिर्फ कार्य आप कर पा रहे हैं तो आपके अंदर ऊर्जा है। ठीक है भैया, चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एक भाई मुझसे कहेगा कि भैया कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का या स्थितिज का? देखिए ऊर्जा कोई भी हो, कम से कम 20 तरह की ऊर्जाएं हैं। हमारे सिलेबस में गतिज, स्थितिज है, काइनेटिक, पोटेंशियल है। बाकी आप देखो उसमें ऊर्जा है, विद्युत की ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, सोलर की ऊर्जा है यानी सूर्य की ऊर्जा है, हवा से मिलने वाली ऊर्जा है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है, जियोथर्मल चट्टानों से मिलने वाली ऊर्जा है। बहुत सारे तरह की ऊर्जाएं हैं। सभी ऊर्जाओं का मात्रक कार्य के जैसा होता है। मैं ऊर्जा का मात्रक क्या लिख रहा हूं? कार्य के जैसा। मैं जूल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यह सवाल पूछेगा ही नहीं। या पूछ भी ले ऊर्जा का मात्रक जूल, लेकिन अच्छा सवाल वो होगा जब पूछे कि कार्य का मात्रक किसके जैसा है, तो आप कहेंगे ऊर्जा के जैसा है, और वो क्या है? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक मैं बिल्कुल वैसे लिख रहा हूं, कार्य के जैसा, यानी कि सेम एज वर्क। अब भैया वो क्या हो सकता है? देखो कितने मात्रक पढ़े हमने, आपको अभी अभी याद होगा। कार्य के हमने 3 मात्रक पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? एक सिंपल मात्रक फॉर्मूले से पढ़ा हमने, जिसको हम बोल रहे थे न्यूटन मीटर। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी मैं लिख देता हूं। एक मात्रक पढ़ा हमने एसआई मात्रक जूल, और हमने CGS मात्रक पढ़ा अर्ग। तो किसी भी ऊर्जा के भी यही तीनों मात्रक होते हैं। तो बताएंगे जी ठीक है, मुझे बहुत आराम से समझ में आ गया सर, आपकी क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारा आभार भागीरथ, और आप सब बड़ी मेहनत करते हैं। बिना कार्य किए बॉडी से ऊर्जा निकल सकता है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी उत्सुकता की मैं हमेशा कद्र करूंगा, क्योंकि विज्ञान में उत्सुकताएं होती हैं, लेकिन मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि हमारे पास ना समय बहुत थोड़ा सा है। 20 क्लास में मुझे फिजिक्स खत्म करनी है, तो यहाँ पे उत्सुकताओं के जवाब मैं नहीं दूंगा। बस मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारे इस स्लाइड में पेपर से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी कभी उत्सुकताएं आपको जाननी हो तो आप मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पूछ लेना जहाँ पे हमारा समय वेस्ट होने वाली बात ना हो। इंस्टाग्राम पे पूछ लो, कहीं आप मुझे यूट्यूब पे पूछ लो, कभी मैं आपको दिखूँ तो जरूर पूछना, आपका जो मन करे। लेकिन फिलहाल प्लीज आप थोड़ा सा स्लाइड से संबंधित चीजों पे फोकस करो। वो पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ऊर्जा निकलती है या नहीं निकलती है ना। चलो बहुत बढ़िया भैया जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, और ऊर्जा के मात्रक ये होते हैं। अब ऊर्जा एक कैसी राशि है? जैसा कार्य होता है, कार्य भी एक अदिश राशि है और ये भी एक अदिश ही राशि है, स्केलर ही क्वांटिटी है। देखो मजे की बात, इस चैप्टर का नाम देखो, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसमें कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं। ये तीनों की तीनों ही अदिश हैं। बस ऐसे भी याद रख सकते हो, आसान है। ठीक है जी, चलो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब एक भाई मेरा पूछता है कि भैया जी ये बताओ ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं। अब पेपर में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि ऊर्जा के 4 प्रकार होते हैं या 6 प्रकार होते हैं, गिनती कभी नहीं पूछता। साइंस में प्रकार से गिनती कभी नहीं पूछी जाएगी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऊर्जा बहुत सारे तरह की होती है। अब आपके स्तर पे केवल 2 हैं, तो आप क्यों 2 से ज्यादा पढ़ोगे? तो ये सवाल तो कभी भी नहीं आएगा। हमारे स्तर पे 2 ऊर्जाएं हैं, एक स्थितिज ऊर्जा है और एक गतिज ऊर्जा है। तो ऊर्जा के प्रकार में आप सबसे पहले डालो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को मैं के से दिखा देता हूं। के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझना बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले ऊर्जा को समझने से पहले
आप ये समझा करो कि क्या इस वस्तु के पास ऊर्जा है भी, और उसको पहचानने का तरीका क्या है भाई? उसको पहचानने का तरीका है, अगर वो वस्तु काम कर पा रही है तो उसके अंदर ऊर्जा है, काम नहीं कर पा रही तो भैया ऊर्जा नहीं है। भैया मैं कैसे पहचानूं काम कर पा रही है? अरे भाई साहब, अगर बल लगने पे उसमें कुछ विस्थापन आ रहा है तो वो काम भी कर पा रही है। जैसे चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक दौड़ती हुई बस के पास क्या, सबसे पहला सवाल, क्या इसके पास ऊर्जा है? तो आप कहोगे पहले मैं ये देखूं ये काम कर पा रही है कि नहीं। भाई बल भी लग रहा है, इंजन बल ही तो लगा रहा है और उसमें विस्थापन भी आ रहा है, तो काम तो ये कर रही है। अच्छा, काम कर रही है तो भैया ऊर्जा तो है। अब मैं पूछूं आपसे कि ये रुकी हुई है या चल रही है? आप कहोगे जी चल रही है गति में, तो मैं कहूंगा वही गतिज ऊर्जा है सिर्फ। तो आप कहेंगे कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है, या आप कहो गतिमान वस्तु में जो ऊर्जा होती है, दोनों में से कुछ भी कह दो, गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। बहुत आसान है गतिज ऊर्जा को समझना, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है जी, यानी कि एनर्जी 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 ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब भैया इसका मात्रक क्या होता है? तो वो मैं पीछे ही बता चुका हूं, हर तरह की ऊर्जा का मात्रक यही होता है। न्यूटन मीटर कह दो, चाहे एसआई मात्रक पूछे तो जूल कह दो, सीजीएस मात्रक पूछे तो अर्ग कह दो। पेपर में तीनों एक साथ नहीं आएंगे, कोई सा एक होगा, अगर तीनों ही सही हैं तो कोई सा एक आएगा। और राशि कैसी है? अदिश। एक भैया ने मुझसे कहा जी सूत्र बता दो। मैंने उनसे कहा देखो, अगर आप ये मानो कि जैसे मानो ये एक बॉल है ना, और भैया ये बॉल आपकी v वेग से जा रही है, ये बॉल है जिसका द्रव्यमान m है। एक सेकंड का मुझे समय दो, इसी में जगह बना दूं बस, फिर आपको फॉर्मूला बड़े शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक बॉल है जिसका द्रव्यमान जो है, जिसका द्रव्यमान m है, द्रव्यमान जो किलोग्राम में होता है इसको हम m मान लें, और इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। तो गतिज ऊर्जा इसकी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? हमें कभी पेपर में हमसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से गतिज ऊर्जा का कौन सा सही सूत्र है। देखो क्वेश्चन बना देता हूं मैं इसमें से, लो करके दिखाओ। निम्न में से कौन सा, एक बार दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया ना। तो लिखोगे कि कौन गतिज ऊर्जा का सूत्र है, बस ऐसे, ऐसा सवाल आएगा, कौन गतिज ऊर्जा का सूत्र है। मैं आपको इसलिए ये सवाल करवाता हूं ताकि आप ऐसे ना सोचो अगर ऐसे पूछ लिया तो, वैसे पूछ लिया तो। इतना ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन सा इसमें से गतिज ऊर्जा का सूत्र है? तो ए ऑप्शन है आपका 1/2 mv का स्क्वायर। भाई बी ऑप्शन दे दिया उसने, W बराबर F गुणा S। ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया, मान लो आपका V बराबर U प्लस AT, ऐसे। और डी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अब मुझे बताओ कि आप में से कौन इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाएंगे, बताइए। अरे भैया यार जी क्या करोगे इंस्टाग्राम आईडी जान के यार। ठीक है, मैं और थोड़े से बड़े अक्षर लिख दूंगा अगर आपको देखने में कोई समस्या है तो। बाकी थोड़ा सा ना कोशिश ये होती है कि एक ही स्लाइड पे संबंधित चीजें सारी आ जाएं, इसलिए हल्का सा कभी कभी फॉन्ट छोटा हो जाता है। बाकी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलिए, यश का एकदम शानदार आंसर, दिव्यांश, जयप्रकाश। तो मुझे पता है आप सब इसका आंसर कर दोगे, मैं फिर भी क्यों लिखता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे यार पता नहीं इससे क्या पूछ लेगा, कहीं ऐसा तो ना पूछ ले कि 2 यहाँ पूछ ले, कहीं एम को यहाँ पूछ ले। अरे ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिल्कुल साधारण सवाल आएगा आपके स्तर पे। वादा करता हूँ कि इसी स्लाइड से आ जाएगा जितना हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है यार साइड में ही फॉर्मूला लिखा है, ये लो भैया हो गया 1/2 mv स्क्वायर। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ
कि आपके स्तर पे ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है कि जिसको समझने के लिए आपको रॉकेट साइंस लगानी पड़े। सिर्फ आपको तो याद रखना है, असल टारगेट आपका सिर्फ याद रखना है आपके स्तर पे। चलो भैया जी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया ऊर्जा का प्रकार, गतिज ऊर्जा। ठीक है जी। अच्छा, उदाहरण, उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, उदाहरण, इसके एग्जाम्पल। तो देखिए एक बात का ख्याल रखना, कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, पहला। अब उदाहरण में सारे नहीं करा सकता, क्योंकि सोचो जो भी वस्तु इस दुनिया में गतिमान है सबके पास गतिज ऊर्जा है। तो भैया कोई भी उदाहरण एग्जाम में उठा के पूछ सकता है। और गतिज ऊर्जा में ऐसा भी नहीं है कि एक ही उदाहरण को बहुत बार पूछा गया हो, कुछ भी वो नया पूछ लेता है। तुम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे चलती हुई बस में, उदाहरण क्या है, चलती हुई बस की ऊर्जा, चलती हुई बस की ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए मूविंग बस। मैं आपको वो लिखवा देता हूं कुछ जो मेरे अनुभव के आधार पे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसान है इसको पहचानना। जो वस्तु चल रही है गतिज ऊर्जा है। पेड़ से, पेड़ से गिरता फल भी कह सकता है, नारियल भी कह सकता है, ये पूछा गया है। पेड़ से गिरता नारियल, यानी कि कोकोनट फॉलिंग फ्रॉम ट्री, पेड़ से गिरता नारियल हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ भाई, दौड़ता लड़का या लड़की कह लो, चलो, दौड़ती लड़की, यानी कि रनिंग गर्ल, रनिंग गर्ल या रनिंग बॉय, कुछ भी कह दो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल गतिज ऊर्जा के हैं। चौथा, बहता पानी, बहता पानी, यानी कि आप कह दो भैया फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? सब के सब गतिज ऊर्जा के हैं। देखो आप सबने बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर दिए। पवन चक्की हो गया, वेरी गुड। फॉर्मूला, हाँ देख लो एक बार फिर से फॉर्मूला देख लो। 1/2 द्रव्यमान, ये सब के बीच में ना गुणा होती है। अगर ऐसे लिखा जाए कोई चीज, साइंस में लिखने का तरीका ये है, इन सब के बीच में गुणा है। 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा उसके वेग का स्क्वायर। आप ऐसे याद रखो, 1/2 mv स्क्वायर, बस खत्म। चलो जी नोट कर लो एक बार। बहुत बढ़िया रजनीश, वेरी गुड। आर्मी टेक्निकल में पढ़ा था आपने शायद, और आप कह रहे हैं उसी से काम चल जाएगा, बिल्कुल। गुब्बारे में हवा में छोड़ने से ऊपर क्यों जाता है? भाई गुब्बारे को मैंने कल ही बता दिया था, आपने अगर मेरी कल की क्लास में ध्यान से सुना होता तो आपको कारण मिल जाएगा। गुब्बारे में हवा भरी आपने, के अंदर हवा है, जैसे ही छोड़ा तो वो हवा एकदम नीचे निकलती है। अब यूं मानो जब हवा नीचे निकल रही है तो वो गुब्बारे पे ऊपर की तरफ बल लगाएगी, क्योंकि हवा पे नीचे की तरफ बल लग रहा है गुब्बारे के द्वारा, तो हवा गुब्बारे पर ऊपर बल लगाएगी, खत्म कहानी। चलो बहुत बढ़िया आया सुनील, बहुत शानदार। चलती हुई साइकिल, रमा किशन ने कहा, पूरम भाई ने कहा, रमा किशन ने बहती हुई हवा, हवा का चलना, वेरी गुड। प्रवीण जी मैं बता चुका हूँ, लगभग 20 क्लास 25 दिन में आप फिजिक्स को खत्म मान सकते हैं। 25 दिन का मतलब संडे वगैरह छुट्टी भी रहती है, तो 20 क्लास लगभग में हो जाएगी खत्म। फिजिक्स से तकरीबन 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलो भैया बहुत बढ़िया, सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी ऊर्जा की तरफ, जो कि है स्थितिज ऊर्जा। आइए अब सीखें स्थितिज ऊर्जा को। और देखो गतिज ऊर्जा को सीखना बहुत आसान है, गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। लेकिन इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है आप लगाओगे, मतलब सीख जाओगे एक बार में यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो स्थितिज ऊर्जा को मैं पीई से कह देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, पीई, ठीक है जी। अब देखिए पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। कुछ ही चीजों के लिए पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता चलूंगा, जिनके लिए पेपर में सिंबल पूछे जाते हैं। अब देखो एक भाई या एक बहन ये रट लेते हैं, या किताबों में भी लिखा होता है, हैरानी की बात है, कि चलती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा और रुकी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा। ऐसा आपने बहुत पढ़ा होगा, या ऐसा आपको अंदर से लगता है। कभी कभी बगैर पढ़े भी हमारा दिल आंसर करता है। हमने माना गतिज ऊर्जा चलती वस्तु में तो स्थितिज ऊर्जा रुकी वस्तु में। चलो जरा देख लेते हैं। मान लो एक वस्तु है रुकी हुई है, मान लो वो पत्थर है, अपनी जगह रुका हुआ है बिल्कुल। तो पहले ये चेक करो, पहला टारगेट क्या होता है हमारा, ये चेक करो क्या इसके अंदर ऊर्जा है भी, एनर्जी है भी,
वो बात की बात है कि स्थितिज है गतिज है। अब तुमने क्या करा जी, वो पत्थर रुका हुआ है, तुमने उस पत्थर से पूछा भैया तुम पे कोई बल लग रहा है, पत्थर कहेगा आंख ना दिख ना रहा कुछ भी ना लग रहा। तुम कहोगे तुम पे विस्थापन है, वो कहेगा भाई साहब एक जगह रुके हैं यार, सुबह से यहीं पड़े हुए हैं, हम तो कहीं हिले भी ना, हमें कहाँ विस्थापन है। तो जब ना उनमें बल है ना विस्थापन है तो निश्चित है कि कोई कार्य नहीं हुआ वहां। और भैया जब कार्य नहीं है तो कोई ऊर्जा ही नहीं है। दरअसल जमीन पर जो पड़ा हुआ पत्थर है उस पर कोई, उसके पास कोई ऊर्जा ही नहीं है। स्थितिज गतिज तो बाद की बात है, काइनेटिक पोटेंशियल तो बाद की बात है, कोई एनर्जी ही नहीं है। तो हम बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल गलत पढ़ते हैं, किताबों में गलत लिखा होता है कि रुकी हुई वस्तु के कारण, रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। दरअसल समझो, स्थितिज भाई इसमें कहां लिखा है बताओ। जैसे गतिज का मतलब गति साफ साफ दिख रहा है आपको, इसमें आप देखो ना भाई, गतिज में गति साफ साफ समाहित है, इसमें कहीं है रुका हुआ नहीं। कौन सा शब्द समाहित है इसमें? स्थिति। तो दरअसल रुकी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है कि स्थिति के कारण ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब भैया पोजीशन की वजह से कैसे स्थितिज ऊर्जा होती है समझो। देखो अब ये बात ठीक है कि रुकी वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन पहले उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। अभी कहोगे यार अभी तो कह रहे थे रुकी वस्तु में ऊर्जा नहीं होती है, अब कह रहे हो होती है। सुनो समझो, बड़े ध्यान से सुनना। मैं कह रहा था ना, इसको समझने के लिए हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक मान लो वहां स्प्रिंग है, मैंने दीवार से बांधी, बड़े ध्यान से सुनो, स्प्रिंग को मैंने बांध दिया। अब स्प्रिंग वहां रुकी हुई है, क्या वो गति कर रही है? नहीं। क्या उसके पास गतिज ऊर्जा है? नहीं। दरअसल कोई ऊर्जा ही नहीं है, क्योंकि ना उस पर कोई बल लग रहा ना विस्थापन हो रहा, तो ऊर्जा ही नहीं है। गतिज स्थिति तो बाद का प्रश्न है। मैंने क्या किया, उसको खींचना शुरू किया, उस पर एक फोर्स लगाया। अब देखो, मैंने एक फोर्स लगाया और फोर्स लगा के मैंने इतना खींच लिया, तो फोर्स भी आया, विस्थापन भी आया, डेफिनेटली एक एनर्जी उसके अंदर आई है। अब देखो, अभी सुनो, अभी पहले समझो ध्यान से, मैंने, बहुत मजा आ जाएगा आपको, एक ही एग्जांपल में सब कुछ क्लियर है। मैंने फोर्स लगाया, उसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि मैंने उस पर कार्य कर दिया। अब अभी क्या है, मैं उस पर कार्य कर रहा हूं, अभी भी कार्य हो रहा है। अब इसका मान बढ़ता जा रहा है, जितना मैं खींचूंगा उतना ज्यादा कार्य होगा। यहां के रोक दिया, तो ये बताओ क्या इसके अंदर ऊर्जा है? तुम कहोगे भैया जरा सी छोड़कर तो देखो, टक से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टक से विस्थापन आ जाएगा, टक से भग जाएगी, यानी कि छोड़ते ही ये काम कर सकती है। तो इस स्थिति में इसके पास ऊर्जा है। मैंने क्या बोला? स्थिति में, इस स्थिति में इसके पास ऊर्जा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि वस्तु के पास ऊर्जा है या नहीं। चेक करने का तरीका है, वो जिस स्थिति में है अगर वहां से छोड़ दोगे तो वो भग जाएगी, अगर भग जाएगी तो हाँ उसके पास ऊर्जा है। लेकिन क्या अभी ये रुकी हुई है, चलती है? आप कहोगे भैया जी ये तो रुकी हुई है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। इस रुकी हुई स्थिति में इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। रुकी हुई तो ये दीवार से बंधने पे भी थी, वहां स्थितिज ऊर्जा इसके पास नहीं थी। तो जरा एक बार बताएंगे कि हाँ भैया मुझे बात आपकी समझ में आ गई है कि रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, परंतु उसकी स्थिति वैसी तो होनी चाहिए कि छोड़ते ही वो भाग सके, तब आप कहोगे कि हाँ जी उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। अब मैं आपसे पूछूं, एक धनुष और बाण जमीन पे पड़े हैं, क्या उनमें कोई ऊर्जा है? तुम कहोगे कोई ऊर्जा नहीं है। तुमने धनुष को, मैं कहूंगा वो तो रुके हुए हैं, तुम कहोगे रुके हुए हैं तो क्या हुआ, ऊर्जा नहीं है। मैंने कहा मैंने उस तीर को उस धनुष में ऐसे खींच लिया, रुका हुआ तो अभी भी है। मैं तुमसे पूछूं क्या ऊर्जा है? तुम कहोगे अगर छोड़ोगे तो भग जाएगा, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल भग जाएगा। तुम कहोगे ऊर्जा है, और रुकी हुई स्थिति में चूंकि ऊर्जा है तो ये स्थितिज ऊर्जा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप गुलेल को खींचो, गुलेल और पत्थर जमीन पर रखे हुए हैं, रुके हुए हैं, क्या कोई ऊर्जा है? भैया नहीं है। लेकिन मैंने गुलेल में पत्थर को बांधा और खींच दिया, रुका हुआ अभी भी है, लेकिन छोड़ोगे तो टक से भगेगा, ऊर्जा है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में आपको? तो स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर रुकी हुई वस्तु में ऊर्जा हो, वो तो निर्भर करेगा कि रुकने में उसकी स्थिति कैसी है। चलो बहुत बढ़िया, कुलदीप, मनीष, केशव, कोमल, सबको जबरदस्त समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे भैया जी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। एक भैया ने कहा जी उदाहरण, इसके एग्जाम्पल। तो मैंने कहा आप ले लो जो हमने सारी बातें करी हैं, जितने सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं उन्हीं को लिख लो।
वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। आप कहोगे खींची हुई स्प्रिंग, देखो खींची हुई कहना, बगैर खींची है तो कोई ऊर्जा नहीं है, यानी कि स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अब आप क्या रट लेते हो, आपसे पूछा जाए तीर कमान में कौन सी ऊर्जा होती है, इस क्लास से पहले आपसे पूछा जाए तीर कमान में कौन सी ऊर्जा होती है, तुम कहोगे स्थितिज। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज। गुलेल में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज। अरे नहीं, ऐसे नहीं, आधा पढ़ रहे हो आप भैया। आप कहो खिंची हुई स्प्रिंग, खिंचा हुआ तीर कमान, खिंचा हुआ गुलेल, यही तो एग्जामिनर फंसाता है, उसको पता है आपने कहाँ आधा पढ़ा है। आधा ज्ञान तो हमेशा आपको खतरे में डालेगा। उसको खूब पता रहता है, अच्छे से पता है एग्जामिनर को तुम कहाँ गलती करोगे। उसको पता है गुलेल का नाम आते ही स्थितिज दिमाग में आएगा। वो कहेगा जमीन पर रखी गुलेल में कौन सी ऊर्जा है, ए ऑप्शन देगा स्थितिज। तुम लगाओगे स्थितिज, वो बाहर निकलते ही खुश हो जाओगे, भैया पूरा पेपर ठीक गया। फोन कर लोगे उनको, अपने घर बात कर लेना, अब सब कुछ पक्का हो गया है, चिंता मत करे। रिजल्ट आएगा, एक आधा नंबर से गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहोगे अब क्या फिर रहेगा, अब तो फिर उसके घर वाले मानेंगे नहीं भाई, फिर कहाँ कितनी देर तक रुकेंगे। तो एक एक नंबर की ये छोटी मोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। खिंची हुई स्प्रिंग हो गई, आप कहोगे भैया खिंची हुई गुलेल, कोई मजाक की बातें ये सब है ना, ज़्यादा दिल पे मत लेना कोई भी। खिंची हुई गुलेल यानी कि स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड कैटापुल, गुलेल होती है कैटापुल। के बाद कमान में तीर, कमान का मतलब वो खिंचा हुआ ही है, ठीक है। कमान का, कमान में तीर, कमान में तीर यानी कि एरो, एरो इन ए बो। अगर बो में है एरो तो फिर डेफिनेटली उसके पास यही एनर्जी है, ठीक है जी। चलो, हमारी समझ में बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक पत्थर है, वो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी, लेकिन मैंने उसको नीचे से पकड़ा और यहाँ लाके छोड़ दिया, सॉरी छोड़ा नहीं है, पकड़ रखा है, जमीन से कुछ ऊंचाई पर उठा हुआ पत्थर है। मैं तुमसे पूछूं इसके पास कौन सी ऊर्जा है, तुम कहोगे भैया क्यों बताओ, छोड़ दोगे तो क्या चला जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल जाएगा। तुम कहोगे तो इसके पास ऊर्जा तो है और रुकी हुई स्थिति में है तो स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप कहोगे कि जमीन से ऊपर उठा हुआ पत्थर, जमीन से ऊपर उठा पत्थर। अब शायद अक्षर आपको क्लियर दिख रहे होंगे, मैंने थोड़ा मोटा मोटा लिखा है, जमीन से ऊपर उठा पत्थर यानी कि स्टोन, स्टोन लिफ्टेड फ्रॉम, स्टोन लिफ्टेड फ्रॉम अर्थ। जमीन से ऊपर उठे हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा होगी जी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अब देखो जैसे निखिल यादव ने क्या गजब की बात कही है, ये है, ऐसे आता है मजा जब आप उस बात को खुद ही कह दो जिसे मैं आगे बताने वाला हूं, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ आपको पता है कि एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है, और इनको पहले से नहीं पता होगा, यहीं से समझ में आया। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं कि बांध में संचित पानी, भाई संचित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा पानी। बांध में संचित पानी यानी कि स्टोर्ड वाटर ऑफ डैम, स्टोर्ड वाटर ऑफ डैम। भाई बांध में पानी इकट्ठा है, आपने देखा होगा बांधों में हम ऊंचाई तक पानी इकट्ठा कर लेते हैं, अब वो रुका हुआ ही तो है। कोई तुमसे पूछे इसके पास कौन सी ऊर्जा है, तुम कहोगे पहले तो यूं देखूंगा ऊर्जा है या ना है। तुम क्या कहोगे, मैं दीवार में छेद करके देखूं क्या पानी भग जाएगा, हाँ बिल्कुल भग जाएगा। तुम कहोगे तो उसके पास रुकी हुई स्थिति में ऊर्जा है, और वो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन अगर वही पानी बहना शुरू कर दे तो गति आ गई उसमें, तो कौन सी ऊर्जा है जी, उसमें गतिज ऊर्जा है। कमान का मतलब क्या होता है, तीर देखा है ना आपने, तीर और धनुष, तो धनुष की जो डोरी होती है उसी को हम कमान बोलते हैं। बहुत बढ़िया जी, मेरी समझ में बात आ गई, बांध में संचित पानी। और सुनो मैं वो बता रहा हूं आपको जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, या ऐसे एग्जाम्पल जिनमें दोनों तरह की एनर्जी। और सुनो अगर आप ध्यान से मेरी बात समझे हो आप समझ जाओगे कि यार हर वस्तु में दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं, ये बड़ी गहरी बात कही है मैंने। कैसे, अभी तीर यहाँ खिंचा हुआ है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। छोड़ दो, सॉरी स्थितिज ऊर्जा। या स्प्रिंग को खींच रखा है या गुलेल को खींच रखा है, छोड़ते ही भग जाएंगे, गतिज ऊर्जा में बदल गई। पढ़ते हो ऊर्जा का परिवर्तन, कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हर वस्तु के पास दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, तो ये तो रटना ही बेकार है कि स्प्रिंग के पास कौन सी ऊर्जा है, गुलेल के पास कौन सी ऊर्जा है। आप अच्छे से पढ़ो भैया,
छोड़े गए तीर में अगर पूछ ले छोड़े गए तीर में, तो जरा बताओ कौन सी ऊर्जा है? छोड़े गए तीर में गतिज ऊर्जा है, छोड़ी गई स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा है, खिंचे हुए में स्थितिज है और छोड़े गए में गतिज है, काइनेटिक है, क्योंकि वो गति में है उस समय पे। हर इस वस्तु के बाद देखो, जमीन से ऊपर उठा हुआ पत्थर अभी स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दोगे गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अगर कहे कि जमीन से गिरता हुआ पत्थर तो गतिज ऊर्जा, अगर कहे बांध में बहता पानी तो गतिज ऊर्जा हो गई। अगर देखो कहे, अगर यहां कह रखा है आपको, यहां क्या कह रखा था, पेड़ से गिरता नारियल, गतिज ऊर्जा थी। अगर मैं कह दूं पेड़ पर लटका नारियल, पेड़ पर लटका नारियल, यानी कि कोकोनट हैंगिंग ऑन ट्री, तो आप ऐसे पढ़ते हो कि भैया नारियल में तो स्थितिज ऊर्जा हो गए, या तुमसे कोई पूछे नारियल में कौन सी ऊर्जा हो, ये प्रश्न ही अधूरा है। पेपर में तो कभी नहीं पूछेगा, पेपर में हमेशा पूछेगा लटकता हुआ या गिरता हुआ। अब भैया नारियल में तुमने एक किताब में पढ़ लिया गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, तुमने याद कितना रखा, नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन आ गया पेपर में, पेड़ पर लटके हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, तुम कहोगे नारियल गतिज ऊर्जा, पढ़ो वो सवाल को, यहाँ गलती हो जाएगी। तो हर वस्तु के पास दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं, बस आपको देखना है कि कौन सी गतिज होती है और कौन सी स्थितिज होती है। उम्मीद है आपको मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक भैया ने कहा जी इसका मात्रक तो मैं पूछूंगा नहीं, ना मैं पूछूंगा कैसी राशि है, क्योंकि मात्रक तो सब ऊर्जाओं के एक जैसे होते हैं, बस मैं ये पूछूंगा इसका सूत्र बता दो। तो देखो मैं ये कहूँगा, अब चाहे पेड़ पर लटका हुआ नारियल ले लो या कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ उठा हुआ पत्थर ही मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे ये जमीन है, ये ग्राउंड है, मैं लिख देता हूँ ये जमीन है, ग्राउंड है, और GROUND, और ग्राउंड से मैंने एक पत्थर को, इस पत्थर को मैंने यहाँ तक उठाया है, ठीक है, मैंने h ऊंचाई तक इस पत्थर को उठाया है। इस पत्थर का द्रव्यमान क्या है, m, m जो है वो मास है, यानी कि द्रव्यमान है इस पत्थर का, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है, हाइट जो है जमीन से h है, और g क्या है, g के बारे में हम आगे हालांकि आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी रट लो कि ये गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब याद कर लो बस, कोई मत पूछना ये क्या होता है, जब इसका नंबर आएगा तो बहुत अच्छे से सीखेंगे इसको भी। बस आप अभी इतना याद रखो कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, इसको याद कर लो बस, जी कुछ होता है तो सूत्र हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर m गुणा जी गुणा h, ये हो गया m गुणा जी गुणा h, कहानी खत्म स्थितिज ऊर्जा की। जरा बताओ, हाँ भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, लाइफ में फर्स्ट बार समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया छोटू, कार्तिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू, बहुत सारा आभार आपको। पिस्तौल की गोली, बहुत बढ़िया मुस्कान, वेरी गुड, आप सबको खुद आंसर समझ में आने लग गए, परी ने आंसर लिख दिया, हिमांशु शर्मा ने आंसर लिख दिया, बिल्कुल सुभाष हो सकता है, बिल्कुल मोहित सैनी, चाबी भरने पर खिलौने का चलना, देखो जब आपने उसमें चाबी भरी और खिलौने को रोक रखा है तो स्थितिज ऊर्जा है। आपसे पूछे कि चाबी भरने में स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और जब खिलौना चलना शुरू कर दे, चलते खिलौने में गतिज ऊर्जा, वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, बस सिंपल सी बात है। चलो भैया जी, देखो श्री कृष्णा कह रहे हैं जी डिप्रेशन में हूँ, देखो भाई मेरे एक बात बताता हूँ आपको कि मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर की कुछ लाइन सुनी थी, बड़ी अच्छी मुझे लाइन लगी, क्या थी, उन्होंने कहा कि आप जिस स्थिति में हैं, आपको जिस वजह से भी डिप्रेशन आया है आ रहा है, आप उससे भी बदतर स्थिति में लोग हैं जिनको डिप्रेशन आने की बजाय वो आपसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। जरा सोचो इस बात पे, कभी गहराई से गौर करना। उन्होंने फिर अगली बात कही कि हमें डिप्रेशन सिर्फ तब आता है जब हमने अपने समय, पैसा और एनर्जी को ऐसी जगह पे लगा दिया जहां सच में नहीं लगाना चाहिए था। अगर आपने उसे सही जगह लगाया होता तो डिप्रेशन की जगह संतुष्टि मिलती है, हमेशा सेटिस्फैक्शन मिलता है। सुबह उठो, दिन के समय का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई पे लगाओ, रात को सोते समय गारंटेड कह रहा हूँ आपको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैंने बहुत बार महसूस किया है ये। लेकिन
मन कर गया, 2 घंटे पढ़ लिए, दोस्त ने कहा आ जा यार, चल आजा घूमने चल रहे हैं। एक बार मना किया, उसने दूसरी बार कहा, रोक नहीं पाए खुद को, चले गए। सोचा था आधा घंटे में आ जाऊंगा, लग गए 4 घंटे। आगे जब लाइब्रेरी पे बैठोगे ना, दोबारा टेबल पे, स्टडी टेबल पे बैठोगे, दिल में एक कसक रहेगी, यार मैंने क्यों 4 घंटे वेस्ट कर लिए। तो थोड़ा सा भी पढ़ाई को लेके सीरियस है, उसको तो हमेशा रहती है। डेफिनेटली रात को सोओगे तो टारगेट पूरे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, शांति से सो नहीं पाओगे, सिर्फ यही डिप्रेशन है, इससे बाहर कहीं कुछ डिप्रेशन नहीं है। ऊपर से मैं तो कहता हूँ कि अगर आप एक किसान परिवार के भाई बहन हो, और ज़्यादातर मुझे तो लगता है कि अगर आप मतलब हमसे जुड़े हुए जो भाई बहन हैं वो सब किसान परिवार के ही हैं, मध्यम परिवार के ही हैं। इतनी ऐसी आर्थिक स्थिति होती है, मैं क्यों बता पा रहा हूँ, मैं भी ऐसे परिवार से निकला हूँ। मैं हर वो चीज़ फील कर सकता हूँ जो आपके साथ हो रही है या हुई होगी या होगी आगे। मतलब मैं तो कहता हूँ उन चीज़ों को देख के डिप्रेशन, भाई डिप्रेशन का तो पैर भी नहीं फटक सकता। और जो मोटिवेशन मोटिवेशन तुम पूछते हो ना, जो तुम लाइनों में मोटिवेशन सुनना चाहते हो कि मैं 4 लाइन यहाँ सुना दूं आपको मोटिवेशन आ जाए, मुझे जरा बताओ कि 20 दिन पहले तुमने किसी अध्यापक की किसी क्लास में वो 4 लाइन सुनी हो जिनसे तुम्हें चंद क्षण के लिए मोटिवेशन आया हो, आपको याद भी हो। बताओ, याद है वो मोटिवेशन? नहीं है। उससे कुछ हासिल किया आपने? नहीं। लाइनों का मोटिवेशन कोई मोटिवेशन नहीं होता। असल मोटिवेशन वो है जो मुझे मेरे परिवार की स्थितियों को देख के आ रहा है। क्या तुम जब घर से सुबह निकलते हो पढ़ने के लिए, तो क्या कभी तुमने अपने माँ बाप को देखा नहीं गौर से? मैं मानता हूँ हमारे घर जैसी स्थितियों में तो सिर्फ माता पिता को देख लो, उनसे बड़ा भैया कोई मोटिवेशन नहीं है। दिन रात बेचारे लगे पड़े रह रहे हैं। आजकल धान का सीजन चल रहा है, खेतों में चल रहा है, इतनी भयंकर गर्मी में जा जाके फावड़ा ले जाते हैं, मतलब मुहारे फेरना, पानी लगाना, अपना यहाँ से वहाँ जुगाड़ करना लेबर की तरह। भाई खेतों में मैं देखता था, मैं मेरे माता पिता के, इवन मैं भी साथ में काम करता था, इतने इतने पैर गड़ जाते थे। मैं तो जवान हूँ, पैरों को उठा रहा हूँ, दर्द हो रहा है शरीर में। मैं तो भाई सोचता था मेरे माता पिता कैसे कर रहे होंगे। तो क्या वो मोटिवेशन से कम है? सोचो, वो कभी कभी ऐसा आपके सामने दिखाते ही नहीं है कि नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको दिखती नहीं है? क्या उनकी आंखों में कभी आपको ये बात नहीं सुनाई दी? होठों से कभी नहीं बोलेंगे वो। क्या आपको कभी आंखें पढ़नी नहीं आई? आपने नहीं पढ़ पाए कि बेटा तू बस सफल हो जा, तब ये घर की दरिद्रताएं दूर होंगी। फसल आ रही है, पैसे नहीं है घर में, फसल उठवाने के लिए या तुम्हारी फीस के लिए, या छोटी बहन होगी बड़ा भाई होगा उसकी फीस के लिए पैसे उधार ले लिए किसी से कि भैया फसल आ जाएगी दे देंगे, बड़े जोश में कह दिया फसल बड़ी अच्छी हुई है। भैया किसानों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा रिस्क में रहती है। मैंने देखा है, फसल काट के आ जाएं, रात को बारिश पड़ गई, हो गया सब बर्बाद, ये लो कहानी खत्म हो गई। अब भैया पैसे मांगने वाला तो अगले दिन अपना आ जाएगा। क्या तुमने कभी पीछे खड़े हुए अपने माँ बाप को किसी की 2-4 गलत बातें नहीं सुनते सहा? कर क्या सकते हो? वो तो कहेगा पैसे दो मेरे, तुम तो झूठ बोल के लाए थे, 1 नंबर के झूठे हो, ये हो, क्या नहीं सुना? यार मैं तो नहीं मानता भैया उससे बड़ा कोई मोटिवेशन होता है। अपने घर की स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। डिप्रेशन में जा रहे हो तुम, छोड़ो यार। तुमसे कोई कहे क्या तू 12 घंटे पढ़ सकता है, तुम कहोगे 14 पढ़ लूंगा, बस सिलेक्शन चाहिए। बस घर को इस स्थितियों से निकालना, खुद को उस स्थितियों से निकालना है, कहानी खत्म। डिप्रेशन आ जाएगा भला। तो भाई अपनी स्थितियों को समझो और इन डिप्रेशन को छोड़ो, मोटिवेशन को छोड़ो, जितना हो सके प्रैक्टिकल जियो, व्यवहारिक दुनिया में रहो। व्यवहारिक दुनिया का मतलब होता है ऐसी चीज को अपनाओ जो सच में लॉन्ग टर्म है। ये लाइनों का मोटिवेशन, ये डिप्रेशन बेकार की फालतू चीज है। ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो जो आपका समय व्यर्थ करा रहे हैं, या फोन पे ही 4-4 6-6 घंटे बिगाड़ देते हो, बेकार की चीजें हैं। उन कामों को करो जो आपकी जिंदगी को आगे तक संवारेंगी। ठीक है जी, चलो तो आज इसी को यहीं तक रखते हैं। ऊर्जा के प्रकार हमने अच्छे से समझे। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, 3 चीज हमें पढ़नी है। कार्य और ऊर्जा हमने पढ़ लिया, अब शक्ति हम कल पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप सबको ना बस आशा करूंगा कि कार्य और ऊर्जा को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको कार्य और ऊर्जा अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप शक्ति को भी आराम से समझ ले जाओगे। और फिर कल ही इसके आए हुए हम क्वेश्चंस भी करेंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।